फ्रेंड्स देखिए, आज इस वीडियो में हम लोग बिहार पुलिस कांस्टेबल की जो भर्ती 2023 में 21,391 पदों पर आई हुई है, उसके लिए जो एडुटेरिया का नया प्रैक्टिस बुक आया हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं एडुटेरिया बिहार पुलिस। इसके सेट नंबर 7 को हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले ऑलरेडी मैंने आपको सेट नंबर 1 से लेकर के सेट नंबर 6 तक को पूरी डिटेल में एक्सप्लेनेशन के साथ कवर कराया हुआ है। अगर आपने इन सेट्स को नहीं देखा है तो जरूर देख लीजिएगा। इन सभी का लिंक आपको आज के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं और बिहार पुलिस की बेहतरीन तरीके से तैयारी करना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है, घंटी का निशान है, उसको जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी बिहार पुलिस भर्ती 2023 से संबंधित कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए सेशन आज के स्टार्ट करते हैं। पहले प्लीज फ्रेंड्स एक बार सेशन को लाइक कर दीजिए और जब सेशन समाप्त हो जाएगा इसको पूरा देख लीजिएगा, तो इसे कम से कम एक ग्रुप में जरूर ही शेयर कर दीजिएगा। एडुटेरिया बिहार पुलिस प्रैक्टिस सेट 7 का पहला प्रश्न पढ़ेंगे। फ्रेंड्स देखिए, पहला प्रश्न है कि गोचर का विपर्यार्थक शब्द क्या है। देखिए, बहुत ही बढ़िया यह प्रैक्टिस सेट है। बिल्कुल बिहार पुलिस का जो पैटर्न होता है उसी पर आधारित यह सेट है। इस सेट को पूरा लगाइएगा आप, और सेट लगाने के बाद वीडियो के एंड में अपना स्कोर जरूर कमेंट करके बताइएगा। जो भी मैं एक्सप्लेन करूंगा उसको ध्यान से सुनिएगा। इससे क्या होगा कि एक प्रश्न के साथ साथ आपके 2 से 3 प्रश्न जो हैं कवर होते चलेंगे। देखिए, गोचर का विपर्यार्थक शब्द जो होगा यह आपका अगोचर हो जाएगा। अगोचर मतलब जिसका अनुभव इंद्रियों द्वारा न हो सके उसे अगोचर, या इसको एक और नाम से जाना जाता है, इसको अति इंद्रिय भी कहा जाता है। तो अगोचर या अति इंद्रिय ध्यान रखिएगा। क्लियर, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। उदय का विलोम शब्द कौन सा है, तो ये भली भांति आपको पता है कि उदय का विलोम शब्द जो होगा ये आपका अस्त हो जाएगा। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। मरकट का पर्यायवाची शब्द है। देखिए, मरकट का मतलब होता है बंदर। बंदर का अगर आपसे पर्यायवाची शब्द पूछा जाएगा तो याद रखेंगे एक मरकट हो जाएगा। उसके बाद कपीस होता है, यहां मैं लिख देता हूं कपीस, कपी, वानर, वानर ये हटा लीजिए, वानर। उसके बाद शाखा मृग, शाखा मृग भी बंदर का पर्यायवाची शब्द है। उसके बाद कीस, ठीक है, तो याद रखेंगे बंदर का पर्यायवाची शब्द मरकट, कपीस, कपी, वानर, शाखा मृग और कीस। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे आप। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि माता पिता में कौन सा समास है। इससे पहले मैंने जितने भी एडुटेरिया बिहार पुलिस का सेट कराया हुआ है उसको आप जरूर देख लीजिएगा। सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। माता पिता में जो है यह द्वंद्व समास है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है कि जयशंकर प्रसाद की कामायनी किस प्रकार की काव्य है। देखिए फ्रेंड्स, बिहार पुलिस में देखिए CSBC जो है ये बिहार पुलिस कांस्टेबल, बिहार फायरमैन, बिहार फॉरेस्ट गार्ड, बिहार मद्य निषेध, इन सब का एग्जाम कंडक्ट करवाती है। तो CSBC के द्वारा जितने भी प्रीवियस ईयर में प्रश्न पूछे गए हैं उनको मैं आपको सब्जेक्ट वाइज कवर करवाने वाला हूँ। हिस्ट्री का अलग, पॉलिटी का अलग, ज्योग्राफी का अलग, साइंस का अलग, हिंदी का अलग और अंग्रेजी का भी अलग वीडियो में उस पर काम चल रहा है। जल्द ही मैं आपके सामने लेकर के उपस्थित होऊंगा। चैनल को आप सिर्फ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। देखिए, जयशंकर प्रसाद की कामायनी किस प्रकार की काव्य है, तो आपको याद रखना है कामायनी किसकी रचना है, तो ये जयशंकर प्रसाद की। और छायावादी युग के ये कवि हैं, मैंने आपको बताया है, यह महाकाव्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। संस्कृति शब्द का विशेषण इसमें से क्या हो जाएगा, तो सांस्कृतिक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, गंगा स्तुति कविता के कवि कौन है। गंगा स्तुति कविता के कवि जो हैं ये विद्यापति जी हैं। विद्यापति को मैथिल कोकिल कहा जाता है और इनकी रचनाएं याद रखेंगे, मैं बता रहा हूं आपको, कीर्ति लता। ये पूछा जाता है कि कीर्ति लता किनकी रचना है, तो याद रखेंगे ये विद्यापति जी की है। उसके बाद कीर्ति पताका, यहां मैं लिखता हूं कीर्ति पताका, ये भी जो है किनकी रचना है, तो विद्यापति की रचना है। और पदावली, ठीक है, पदावली जो है यह भी विद्यापति की रचना है। तो ये एटलीस्ट आप 4 नाम याद रखेंगे, गंगा स्तुति, कीर्ति लता, कीर्ति पताका और पदावली। ठीक है, चलो उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य का चयन करें। इसमें से शुद्ध वाक्य आपको बताना है कि इसमें से शुद्ध कौन सा है। तो देखिए, इसमें से शुद्ध जो है, मेरे कमीज में 4 बटने हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर यहां पर देखेंगे तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिसे
जीता ना जा सके, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा, तो उसके लिए एक शब्द जो होगा ये आपका अजेय हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, एक बार प्लीज प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। देखिए इससे पता चलता है कि वीडियो आपको कैसी लग रही है। लाइक बिल्कुल फ्री है, कोई भी आपका पैसा नहीं लगेगा, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है वीडियो बनाने के लिए। तो प्लीज वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको ग्रुप में शेयर करिएगा। देखिए यहाँ पर है मुहावरा है ये, अटका बनिया दे उधार। ठीक है, इसका अर्थ आपको बताना है, तो ये आपका हो जाएगा बेचारगी में कष्ट सहना, ऑप्शन नंबर सी। अब यहां से अंग्रेजी का प्रश्न है, चूज द नियरेस्ट मीनिंग ऑफ द वर्ड ऑब्लिगेटरी। ऑब्लिगेटरी का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है अनिवार्य। ठीक है, तो अनिवार्य यानी कि यहाँ पर रिक्वायर्ड हो जाएगा इसका नियरेस्ट मीनिंग। उसके बाद कि चूज द अपोजिट मीनिंग ऑफ द वर्ड एकॉर्ड। एकॉर्ड का मतलब सहमति होता है और इसका अपोजिट आपको बताना है, तो ये डिस्कॉर्ड हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 के बाद 13 कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 13 है यहाँ, फिल इन द ब्लैंक्स विथ द सुटेबल वर्ड। ही इज टू, खाली स्थान देगा टू बी डिसीव्ड। डिसीव्ड का मतलब होता है धोखा देना। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा ही इज टू इंटेलिजेंट टू बी डिसीव्ड। ठीक है, वह इतना बुद्धिमान है कि उसे धोखा नहीं दिया जा सकता है। देखिए चूज द एप्रोप्रिएट सब्स्टिट्यूट फॉर द वर्ड, यहाँ बोल्ड फ्रेज लिखा गया, ये बोल्ड यहाँ पर किया गया ना इसी का। नन ऑफ द गेस्ट वेयर सिटिंग इन द सेरेमनी, तो यहां पर हो जाएगा आपका, यहां पर वाज सिटिंग हो जाएगा। ठीक है, वेयर सिटिंग की जगह पर वाज सिटिंग हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि फिल इन द ब्लैंक से, आर नॉट दीज स्लम्स ए डिसग्रेस, खाली स्थान दिया गया टू सिविक अथॉरिटीज। तो यहां पर क्या हो जाएगा, तो फ्रेंड्स ये आपका 4 हो जाएगा, डिसग्रेस फॉर द सिविक अथॉरिटीज। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हमारा क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है यहाँ पर, इसको आपको पढ़ना है 16 से 18 तक में, इसको पढ़ करके इस यहाँ पर जो दिया गया है ये, और यहाँ पर आंसर देना है। देखिए द ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम इज, तो यहाँ पर आप जब इसको पढ़ेंगे तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा कि द ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम इज ए स्ट्रक्चर मेड ऑफ बोन्स, इट्स वेरी स्ट्रॉन्ग। तो यहीं पर दिया गया है, नीचे आप देखेंगे ऑप्शन में, तो फ्लेक्सिबल, स्ट्रॉन्ग, वेरी फॉर्म, नॉर्मल क्या होगा, तो ये स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। इसको जब आप पढ़ लेंगे ना तो आसानी से इसका आंसर दे दीजिएगा। हाउ मेनी वेज आर देयर टू डिटरमाइन द एज ऑफ चिल्ड्रन, तो इसमें जो है राइट आंसर इसका हो जाएगा कितना, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ये आपका 3 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जब आप पढ़ेंगे पीडीएफ में निश्चिंत रहिए, जैसे ही पूरा 10 सेट कंप्लीट हो जाएगा पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मैं दे दूंगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप टेलीग्राम से जुड़ जाइए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 कर लेंगे यहाँ से कि चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, माई मदर इज कुकिंग फूड। क्या होगा इसका, बताइए राइट आंसर। तो ये हो जाएगा फूड इज बीइंग कुक्ड बाय माई मदर, ऑप्शन ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 कि फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल वर्ड। इसमें से सुटेबल वर्ड कौन सा है, खाली स्थान भरना है। ही डिड नॉट क्वालिफाई, खाली स्थान दिया गया है द जॉब, तो ही डिड नॉट क्वालिफाई फॉर द जॉब हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है हमारा कि चूज द करेक्ट ऑप्शन, वन हु लव्स बुक। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, तो वन हु लव्स बुक ये आपका बिब्लोफिल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए बिब्लोफोबी, ये बिब्लोफोबी जो होता है ये क्या होता है, तो इसका मतलब हो जाएगा कि जो बुक को हेट करता है, वन हु हेट्स बुक हो जाएगा। ठीक है, हेट्स बुक। पॉलीगॉट का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है नोइंग और रिटन इन मोर देन वन लैंग्वेज। ठीक है, एक से ज्यादा भाषा में बोलना या लिखना, ये पॉलीगॉट होता है। चलिए अगला प्रश्न है कि लिथियम नाभिक में कितने प्रोटॉन होते हैं। तो देखिए लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, हाइड्रोजन 1, हीलियम 2, लिथियम 3 होता है। ठीक है, तो लिथियम का कितना हो जाएगा, 3 इसका एटॉमिक नंबर है, यानी कि इसमें प्रोटॉन की संख्या इसके नाभिक में 3 होगा। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान, परमाणु क्रमांक इसका कितना होता है, ऑक्सीजन का 8 होता है और परमाणु द्रव्यमान इसका 16 होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कीटों का मनुष्यों, पर्यावरण एवं अन्य जीवों के साथ संबंधों का अध्ययन निम्नलिखित में से क्या कहलाता है। तो कीटों का अध्ययन जो है यह एंटोमोलॉजी कहलाता है। और देखिए यहाँ पर माइकोलॉजी, तो माइकोलॉजी जो है
यह किसका अध्ययन होता है? कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है। और एक फाइकोलॉजी होता है, फाइकोलॉजी होता है, फाइकोलॉजी, यह शैवाल का अध्ययन कहलाता है। शैवाल का अध्ययन फाइकोलॉजी कहलाता है, कवक का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है। यहाँ पर देखिए एंथोलॉजी है, यहाँ एंथोलॉजी बना लीजिएगा, एंथोलॉजी यहाँ बिंदु दे दीजिए। एंथोलॉजी का मतलब होता है फूलों का अध्ययन, इसको फ्लोरिकल्चर भी कहा जाता है, ठीक है। चलिए, ऑर्निथोलॉजी के अंतर्गत पक्षियों का अध्ययन किया जाता है, बर्ड्स का, पक्षियों का। ध्वनि तरंग की उत्पत्ति और संचरण के अध्ययन को क्या कहा जाता है? बताइए, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो फ्रेंड्स, इसको हिंदी में ध्वनिकी कहा जाता है। हिंदी में इसको क्या कहेंगे? हिंदी में इसको ध्वनिकी कहेंगे, और अंग्रेजी में इसको कहा जाता है, यहां मैं लिखता हूं अंग्रेजी में, एकाउस्टिक्स, ठीक है। तो यहां पर देखिएगा एकाउस्टिक्स यहां पर दिया गया है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? ध्यान रखेंगे, ऑप्टिक्स जो है, ऑप्टिक्स प्रकाश की प्रकृति और उसके गुणों का अध्ययन ऑप्टिक्स कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि मच्छरों द्वारा फैलने वाले रोग कौन है? मच्छरों के द्वारा जो फैलता है इसमें से रोग कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पर देखिए मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया, यह मच्छर से फैलने वाले रोग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति के मसूड़ों से खून निकलता है, उसे थकान महसूस होती है, यह किस रोग का लक्षण है? तो फ्रेंड्स, यह स्कर्वी का लक्षण है। स्कर्वी जो होता है ये विटामिन सी की कमी से होता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम ही स्कॉर्बिक एसिड होता है। बेरीबेरी जो होता है ये विटामिन बी की कमी से होता है, इसका रासायनिक नाम थायमिन होता है, विटामिन बी का। रिकेट्स जो होता है ये बच्चों में होता है विटामिन डी की कमी से, इसका रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल होता है। और अतोंधी विटामिन ए की कमी से होता है, विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है। ये चीजें मैंने कई बार आपको बताया भी है इसी सीरीज में। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी रुके हुए पानी से हो सकती है? हो सकती है यह बीमारी जो है, इसमें से कौन सा है? तो फ्रेंड्स, ये मलेरिया हो जाएगा। ये मच्छरों से फैलता है, रुके हुए पानी में मच्छर पनपेंगे और इससे चांसेस हैं कि मलेरिया हो जाए, ठीक है, मच्छरों के काटने से। मादा एनाफिलीज जो मच्छर है, मादा एनाफिलीज, इसी के कारण जो है ये होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 21 कि वन के पारिस्थितिक तंत्र में कवक को किस समूह में रखा गया है? कवक को रखा गया है किसमें? तो ये अपघटक में रखा गया। और अपघटक वे परपोषी जीव हैं जो मृत कार्बनिक पदार्थ या अपरदों पर जीवित रहते हैं, और इनको मृत्योपजीवी भी कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है? मृत्योपजीवी भी कहा जाता है। कवक क्या है? तो यह एक मृत्योपजीवी है, याद रखिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 करेंगे, यहां से है, तब तक एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए जिन्होंने लाइक नहीं किया है। चलिए क्वेश्चन नंबर अब हम लोग कौन सा करेंगे? 29 करेंगे। यहां से है 29 फ्रेंड्स कि देखिए सजीवों में श्वसन से संबंधित अंग कौन सा है? तो इसमें से देखिए सजीव जो है श्वसन करेंगे किससे? तो गलफड़े, मछलियां श्वसन करती हैं। त्वचा से जो है केंचुआ, मेढक, मेढक जो होता है ना ये आपका त्वचा से भी श्वसन करता है और फेफड़ा से भी श्वसन करता है, दोनों से, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए वायुमंडल की ओजोन परत के क्षय होने का प्रमुख कारण निम्नलिखित में से कौन सा है? ओजोन परत जो है यह परावैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करता है, और इसके क्षय का जो प्रमुख कारण है ये CFC है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसमें कार्बन की प्रतिशत मात्रा सबसे कम होती है? तो इसमें से किसमें सबसे कम कार्बन की प्रतिशत मात्रा होगी? तो फ्रेंड्स यह पिटुआ लोहा में होगी। पिटुआ लोहा जो होता है यह लोहा का सबसे शुद्धतम रूप होता है, क्योंकि कार्बन की मात्रा इसमें कम है, इसीलिए ध्यान रखेंगे इसको भी। डेसिबल किसकी इकाई है? तो देखिए डेसिबल जो है फ्रेंड्स यह ध्वनि की तीव्रता की इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि सूरज की सतरंगी किरणों में से किरणों को एक कांच की प्रिज्म से जब गुजारा जाता है, ठीक है, तो गुजार कर अलग करने पर सबसे पहले वैज्ञानिक कौन थे? तो आपने पढ़ा होगा कि प्रिज्म से जब श्वेत प्रकाश को, सूरज की जो सतरंगी किरण है उनको गुजारा जाएगा तो ये 7 रंगों में विभाजित हो जाती है, ठीक है फ्रेंड्स। और आपको पता है ना कि इसमें सबसे ज्यादा तरंगदैर्घ्य लाल का होता है, सबसे कम बैंगनी का होता है, और सबसे पहले ये न्यूटन ने किया था, आइजैक न्यूटन हो जाएगा राइट आंसर। चलो उसके बाद देखिएगा कि खाद्य परिरक्षण में प्रयुक्त होने वाले अम्ल का नाम क्या है? तो ये बेंजोइक एसिड है, ठीक है, बेंजोइक अम्ल इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑक्जेलिक अम्ल टमाटर में पाया जाता है, एसिटिक अम्ल सिरका में पाया जाता है, और इमली और अंगूर में जो है टार्टरिक एसिड पाया जाता है, इमली और अंगूर में। और कच्चा जो आम होता है, कच्चा आम, उसमें भी टार्टरिक एसिड पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि साधारणतया खाने में प्रयुक्त होने वाला नमक सोडियम क्लोराइड होता है, ठीक है, इस चीज को आप ध्यान रखेंगे।
और सोडियम क्लोराइड NaCl जो होता है ना, ये उदासीन होता है, यानी कि इसका पीएच मान 7 होता है। इसे भी ध्यान रखेंगे। बेकिंग सोडा क्या होता है? तो देखिए, बेकिंग सोडा को कहा जाता है क्या? खाने वाला सोडा कहा जाता है, ठीक है। और बेकिंग सोडा होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। बेकिंग सोडा NaHCO3 इसका फॉर्मूला होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि नींबू के जो रस है उसका पीएच मान का अनुमान कितना होता है। तो देखिए, जो पीएच स्केल होता है उसे 7 से अधिक जो होता है ये आपका क्षारीय होगा और 7 से कम अम्लीय होगा। तो आपको पता है ना कि पीएच मान जो होता है नींबू का, ये लगभग रेंज जो है इसका 2 से 3 होता है। कहीं कहीं आपको 2.2 नींबू का पीएच मान देखने को मिलेगा, कहीं कहीं 2 भी मिलेगा, कहीं कहीं 2.3 भी मिलेगा। तो आप एक स्टैंडर्ड याद रखेंगे 2.2, ठीक है। तो ये अम्लीय प्रकृति का है, यानी कि 7 से कम होगा इसका आंसर, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हमारा कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा समान नागरिक संहिता से संबंधित है? समान नागरिक संहिता जो है इससे संबंधित कौन सा है? तो फ्रेंड्स यह जो है अनुच्छेद 44 है। यह नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत है, अनुच्छेद 44, ध्यान रखिएगा आप। चलिए उसके बाद देखिए, हड़प्पा सभ्यता के निम्नलिखित में से किसमें जल संरक्षण के साक्ष्य मिले हैं? तो आपको याद है ना कि हड़प्पा सभ्यता में उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का साक्ष्य जो है ये कहाँ से मिला है? तो फ्रेंड्स ये धौलावीरा से। धौलावीरा गुजरात राज्य में है। लोकलेखा समिति के सदस्य निम्नलिखित होते हैं, सही उत्तर देना आपको। तो लोकलेखा समिति में टोटल 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा से और 7 जो होते हैं ये राज्यसभा से होते हैं। तो 15 लोकसभा और 7 राज्यसभा, टोटल योग इसका 22, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 39 के बाद अब हम लोग 40 नंबर कर लेंगे कि मुंगेर निम्नलिखित में से किसकी राजधानी थी? देखिए, मुंगेर जो राजधानी थी ये किसकी राजधानी थी? तो ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, ये राजधानी जो थी ये मीर कासिम की राजधानी थी। मीर कासिम ने राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर लेकर के आया था। पहले जो थी बंगाल के जो नवाब थे उनकी राजधानी जो हुआ करती थी सबसे पहले जो है यह ढाका में थी। ढाका से लेकर के मुर्शिदाबाद आया था मुर्शीद कुली खान ने, और मुर्शिदाबाद से मुंगेर राजधानी लिया था मीर कासिम ने। भगवान बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। ये चीज़ आपको पता है कि भगवान बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिल वस्तु के लुम्बिनी में हुआ था। और वर्तमान में लुम्बिनी कहाँ है? तो याद रखेंगे ये नेपाल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी कब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? तो इन्होंने केवल एक बार ही अध्यक्षता किया था, 1924 के बेलगाम अधिवेशन में। अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में से किसे लोकनायक कहा जाता है? तो लोकनायक कहा जाता है जयप्रकाश नारायण को। और लोकमान्य की उपाधि बाल गंगाधर तिलक को दी गई, लोकमान्य की उपाधि, ठीक है। और लोकनायक कहा जाता है जयप्रकाश नारायण जी को। देखिए, वह मुगल सम्राट जिसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ था वह कौन था? तो फ्रेंड्स वह कौन था? तो औरंगजेब था। औरंगजेब ने आनन फानन में अपनी पहली बार राज्याभिषेक जो है 31 जुलाई 1658 को करवाया था। और दूसरी बार जब वह देवराई की घाटी का जो युद्ध हुआ था, दारा सिकोह को जब हरा दिया था, तो ये 5 जून 1659 को करवाया था, ठीक है। 2 बार करवाया था औरंगजेब। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि गौतम बुद्ध के संवादों की भाषा क्या थी? तो इन्होंने अपना अधिकतर उपदेश जो है ये पाली भाषा में दिए हैं। पाली राइट आंसर हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है हमारा कि राजस्व में रैयतवाड़ी प्रयोग का आरंभ किसके द्वारा किया गया था? तो रैयतवाड़ी व्यवस्था जो है यह मद्रास, मुंबई और असम के क्षेत्रों में लागू की गई थी। और सबसे पहले मद्रास प्रेसिडेंसी के बारामहल जिले में ये सबसे पहले लागू की गई थी। राइट आंसर इसका थॉमस मुनरो हो जाएगा, ऑप्शन बी। इसमें से देखिए ब्रिक्स का कौन सा देश जो है सदस्य नहीं है? तो ब्रिक्स में देखिए ब्राजील है, रसिया है, इंडिया है, चाइना है और साउथ अफ्रीका है। इसमें से ब्रिटेन नहीं है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। ब्रिक्स का गठन जो है ये 2009 में हुआ था, ठीक है, 2009 में हुआ था, ध्यान रखेंगे। और सबसे आखिरी में इसमें साउथ अफ्रीका जुड़ा था, ठीक है। पहले ये ब्रिक था केवल, फिर इसमें जब साउथ अफ्रीका जुड़ गया तो ये ब्रिक्स बन गया, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए श्रीलंका का राष्ट्रीय प्रतीक जो है क्या है? तो श्रीलंका का फ्लैग आपने देखा है ना, सोने का शेर, बीच में शेर का चित्र बना हुआ है। निमारी किसकी एक नस्ल है? निमारी जो है ये गाय की नस्ल है, ठीक है फ्रेंड्स। चलो उसके बाद देखिए उदयपुर वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? तो कई बार मैंने आपको बताया हुआ है कि उदयपुर वन्यजीव अभ्यारण्य जो है ये बिहार में है, और बिहार में पश्चिम चंपारण जिला में है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, वाल्मीकि नेशनल पार्क, सरयामन झील ये पश्चिम चंपारण जिला में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किसने लिखा है? वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी की है और ये राष्ट्रीय गीत है। राष्ट्रगान जो है, राष्ट्रगान ये जनगण मन है, रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है।
सबको ध्यान रखिएगा, वंदे मातरम को पहली बार 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था और जनगण मन को 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार गाया गया था। अगला प्रश्न है मेरे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कौन से अधिवेशन के अध्यक्ष गांधी जी थे? तो मैंने आपको बताया था 1924 के बेलगाम अधिवेशन की अध्यक्षता गांधी जी ने किया था। नेक्स्ट है हमारा, यहां पर देख लीजिएगा कि सम्राट अशोक के पिता कौन थे? तो अशोक का पिता का नाम जो था ये बिंदुसार था। ध्यान रखेंगे, बिंदुसार, बिंदुसार, ठीक है, बिंबिसार नहीं, यहाँ बिंबिसार भी दिया गया है। ये हर्यंक वंश का था और बिंदुसार मौर्य वंश का, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र बिंदुसार और बिंदुसार का पुत्र अशोक। चलिए क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 54 कर लेंगे, यहां से है 54 नंबर। देखिए क्वेश्चन नंबर 54 है फ्रेंड्स हमारा कि दिल्ली सल्तनत के किस शासक को गुलाम का गुलाम कहा जाता है? तो गुलाम का गुलाम जो है ये इल्तुतमिश को कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि यह कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था और कुतुबुद्दीन ऐबक जो था यह मोहम्मद गोरी का गुलाम था, तो यह गुलाम का गुलाम है, ठीक है, इल्तुतमिश। चलिए अगला प्रश्न है कि कौन सा एक भू आवेशित यूरोपीय देश नहीं है? ध्यान रखना यूरोपीय देश नहीं है पूछा गया है। तो इसमें से देखेंगे तो अजरबैजान जो है ये यूरोपीय देश नहीं है, ठीक है, ये एशिया में आता है अजरबैजान। एशिया के जो भू आवेशित लैंडलॉक्ड कंट्री हैं ये कौन कौन से हैं? तो ये अफगानिस्तान है, नेपाल है, भूटान है, उसके बाद कजाकिस्तान, अजरबैजान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, ये सारे लैंडलॉक्ड कंट्री हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि तिरंगबाजी निम्न में से किस देश के राष्ट्रीय खेल का नाम है? तिरंगबाजी जो है यह राष्ट्रीय खेल है भूटान का, ठीक है, भूटान का है। अगला प्रश्न हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा जैव निम्नीकरणीय है? जैव निम्नीकरणीय इसमें से कौन सा है? तो ये रबर है, जैव निम्नीकरणीय, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए पॉलिथीन, प्लास्टिक, ये जैव अनिम्नीकरणीय है, ठीक है। चलो उसके बाद देखिए जनसंख्या नियंत्रण निम्न में से किस सूची का विषय है? जनसंख्या नियंत्रण, परिवार कल्याण, माप तौल, शिक्षा, वन्य जीवों और पक्षियों का संरक्षण, ये सभी जो है समवर्ती सूची का विषय है। अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सी एक पंचायती राज संस्था है? तो पंचायती राज संस्था इसमें से जो है जिला परिषद है या जिला पंचायत कहिए, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा कि चचनामा मूल रूप से एक अरबी कृति का फारसी में अनुवाद है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था मोहम्मद अली बिन अबू ब्रक कूफी के द्वारा, ऑप्शन बी राइट आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 61 है कि दिल्ली पर आक्रमण करने वाला प्रथम पेशवा कौन था? तो ये पहला पेशवा जो था ये बाजीराव प्रथम था। बाजीराव प्रथम था, 1737 में इसने दिल्ली पर आक्रमण किया था और उस समय दिल्ली का शासक मोहम्मद शाह था, मोहम्मद शाह, ठीक है, याद रखेंगे, मुगल बादशाह मोहम्मद शाह। राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष कौन थी? राष्ट्रीय महिला आयोग जो पहला महिला आयोग था इसका गठन किया गया था कब? तो ध्यान रखेंगे 1992 में, ठीक है। और उस समय कौन थी पहली महिला अध्यक्ष? तो ये श्रीमती जयंती पटनायक थी। वर्तमान में कौन है राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष? तो वर्तमान में रेखा शर्मा है, ठीक है। चलो उसके बाद देखिए यहाँ पर मिलान करना है आपको, मिलान करके यहाँ पर लोकसभा सीटों का संख्या दिया गया है, बिल्कुल ये क्रम से है, ठीक है। तो महाराष्ट्र में 48, उड़ीसा में 21, केरल में 20 और गोवा में 2, तो 1 2 3 4 बिल्कुल ये क्रम से दिया गया है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए उसके बाद देखिएगा कि जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ था? तो देखिए फ्रेंड्स हुआ था कब? तो 1999 में। 1999 में जनता दल एक सेकुलर बनी थी, ठीक है, जिसकी नेतृत्व जो है HD देवगौड़ा जी ने किया था, और दूसरा जनता दल यूनाइटेड जो कि शरद यादव की नेतृत्व वाली थी। तो 1999 इसका राइट आंसर हो जाएगा। हालांकि 2003 में इसका फिर से गठन हुआ था, लेकिन 1999 इसका राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 65 कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 65 है कि बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था? तो संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व जयप्रकाश नारायण जी ने किया था। निम्न संस्थाओं में कौन असहयोग आंदोलन के दौरान स्थगित की गई थी, स्थापित की गई थी होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है काशी विद्यापीठ किया गया था, गुजरात विद्यापीठ और जामिया मिलिया, ठीक है। काशी विद्यापीठ की स्थापना जो है 1921 में किया गया था। जामिया और ये गुजरात विद्यापीठ है, इसकी स्थापना अक्टूबर 1920 में किया गया था। और असहयोग आंदोलन स्टार्ट हुआ था 1 अगस्त 1920 को, तो इसके बाद ही किया गया था, ठीक है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना जो है ये कब किया गया था? तो ये 1916 में किया गया था। तो राइट आंसर 1, 2 और 3 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए निम्नलिखित में से किसने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट का प्रवर्तन किया था? प्रेस एक्ट लाया था वर्नाक्यूलर किसने? तो लॉर्ड लिटन ने लाया था। कब? तो 1878 में। और 1882 में इसको निरस्त किसने किया था? तो लॉर्ड रिपन ने किया था।
इसको भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि हंटर कमीशन की रिपोर्ट में विकास पर विशेष जोर दिया गया था। तो हंटर कमीशन का रिपोर्ट जो था, हंटर कमीशन का गठन 1882 में लॉर्ड रिपन ने किया था। ठीक है, राइट आंसर इसका प्राथमिक शिक्षा हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए सिंधु नदी अरब सागर में गिरती है, इसका उद्गम स्थल है। सिंधु नदी का जो उद्गम स्थल है यह आपका कैलाश हिमानी के मानसरोवर झील के निकट है। तो कैलाश हिमानी राइट आंसर हो जाएगा। मिस्र की नील नदी विश्व में सबसे, तो यह सबसे लंबी नदी है। ठीक है, सबसे लंबी नदी है नील नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 28 फरवरी 2023 को विज्ञान दिवस मनाया गया, उसका थीम क्या था? 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, नेशनल साइंस डे मनाया जाता है और इसका थीम जो था इस वर्ष था ग्लोबल साइंस फॉर ग्लोबल वेलबींग, यानी कि वैश्विक कल्याण के लिए वैश्विक विज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि फीफा फुटबॉल अवार्ड 2022 में किस खिलाड़ी ने सर्वश्रेष्ठ पुरुष फुटबॉलर का पुरस्कार जीता है? तो ये जीता है लियोनल मेसी ने। अच्छा, फीफा वर्ल्ड कप जो हुआ था जीता था कौन? तो अर्जेंटीना ने जीता था, इसको ध्यान रखिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में शिवमोगा हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है? तो इन्होंने किया है कहाँ पर? तो कर्नाटक में। अगला प्रश्न हमारा कि हाल ही में वर्ष 2023 के मार्कोनी पुरस्कार से किससे सम्मानित किया गया है? मार्कोनी पुरस्कार जो है यह संचार के क्षेत्र में दिया जाता है और ये दिया गया है हरि बाल कृष्णन को। चलिए क्वेश्चन नंबर 75 कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 75 यहां से है कि क्रिकेट में T20 प्रारूप में, ठीक है, क्रिकेट की T20 प्रारूप में जो है सबसे अधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज हाल ही में कौन बने हैं? तो ये बन गए हैं साकिबुल हसन, ये बांग्लादेश के हैं। भारतीय सेना ने पहली मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल MRSAM, इसका फुल फॉर्म क्या होगा? MSRAM का, तो इसका फुल फॉर्म जो होगा ये मीडियम रेंज, देखिए मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, यानी कि मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल। इसका नाम पूछा गया है कि इसका नाम क्या है? इसका नाम जो है, इसका नाम याद रखेंगे, इसका नाम जो है अब्र है। ठीक है, अब्रा, तो इस तरह से अंग्रेजी में अब्रा है, अब्र। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए किस शहर ने एशिया के सबसे बड़े लाइफ साइंसेज एंड हेल्थ केयर कन्वेंशन बायो एशिया के 20वें संस्करण की मेजबानी किया है? तो ये किसने किया है? तो फ्रेंड्स ये किया है हैदराबाद ने। अगला प्रश्न हमारा कि एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग 8वां संस्करण था, इसका अभ्यास में भाग लेने के लिए भारतीय वायुसेना की टुकड़ी किस देश पहुंची? तो इसका आयोजन किया गया था डेजर्ट फ्लैग का, कहां पर? तो यूएई में, यूएई में किया गया था। बहुराष्ट्रीय अभ्यास है यह। देखिए किस फिल्म ने 6वें हॉलीवुड क्रिटिक्स एसोसिएशन फिल्म अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म का पुरस्कार जीता है? तो ये RRR ने जीता है। अगला प्रश्न हमारा कि 7 वर्षीय प्रिंस जिग्मे नामग्याल वांगचुक किस देश के पहले डिजिटल नागरिक बने हैं? तो ये है भूटान के प्रिंस हैं, ये, इनका नाम है जिग्मे नामग्याल वांगचुक, ये उस देश के पहले डिजिटल नागरिक बने हैं। उसके बाद देखिएगा कि किस राज्य में भारत उज्बेकिस्तान द्विवार्षिक सैन्याभ्यास दस्तलिक 2023 का आयोजन किया गया? देखिए दस्तलिक याद रखेंगे, ये भारत और उज्बेकिस्तान के बीच का सैन्याभ्यास है। इसका आयोजन किया गया है कहाँ पर? तो उत्तराखंड में। उसके बाद अगला प्रश्न कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज 25,000 रन बनाने वाले दुनिया के सबसे पहले बल्लेबाज कौन बने हैं? तो फ्रेंड्स ये बन गए हैं विराट कोहली। चलो उसके बाद देखिएगा 83 से लेकर के 100 तक में मैथ के प्रश्न हैं, मैं फटाफट इनका आंसर आपको बता देता हूँ। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तब तक क्या करिए कि आप 82 प्रश्नों में से अपना स्कोर बताइए कि कितने प्रश्नों का आंसर आपने सही सही दिया है। ऑप्शन डी हो जाएगा। 84 का राइट आंसर जो है ये 7 हो जाएगा। जल्दी जल्दी हम लोग कर देते हैं, तब तक स्कोर बताइए। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, 85 डेज हो जाएगा। चलो उसके बाद 86 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ से 86 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ये आपका हो जाएगा 11:21। 87 का राइट आंसर हो जाएगा आपका 60। उसके बाद देखिए 88 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका कितना हो जाएगा? 88 का करेक्ट आंसर इसमें 2 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर देखिए x + 1/x = 2 है, तो यहाँ x को देखिए अगर हम मान लेते हैं कि 1 है तो यहाँ पर 1, फिर 1 का बटा नीचे x को हमने 1 माना है, तो देखिए ये इतना 2 हो जाएगा ना। इसका मतलब क्या होगा? 1 + 1 यानी कि 2, यानी कि हमने जो x का वैल्यू 1 माना है वो बिल्कुल सही है। उसी तरह से यहाँ हम x की जगह 1 लिखेंगे, पावर 25 है, फिर यहाँ पर 1 यहाँ और पावर 21, तो ये भी उतना ही हो जाएगा, 1 + 1 यानी कि 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 89 का करेक्ट आंसर देख लीजिएगा, ये आपका 800 रुपया हो जाएगा। 90 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, 90 का ये 6 किलोमीटर हो जाएगा।
91 का करेक्ट आंसर देख लीजिए, 91 का हो जाएगा 5:12। 92 का राइट आंसर जो हो जाएगा ये आपका 10 वर्ष हो जाएगा। मैथ को एक बार आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। 93 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे यहाँ से 94 नंबर। देखिए क्वेश्चन 94 है। 94 का जो राइट आंसर होगा वो आपका आ जाएगा 54 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि इसमें 95 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा प्रचंड धारा। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा 96 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 96 का वो आपका पत्नी हो जाएगा। 97 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 53। 98 का देख लीजिएगा, इसमें से लुप्त संख्या आपको बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 98 का 77। ठीक है, कितना हो जाएगा 77 हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा 99 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा इसमें से ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ये वाला जो डायग्राम है ये हो जाएगा। और 100 का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ये आपका हो जाएगा 10 किलोमीटर। वीडियो को लाइक कर दीजिए।